ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें एक पति है और एक पत्नी। पति जितना सीधा है पत्नी उतनी ही बड़ी साइको है, क्योंकि वो अपने पति से इतने घिनौने काम करवाती है जिसे देखकर आप भी कहोगे कि ऐसी वाइफ भगवान किसी को ना दे। तो कहानी की शुरुआत एक घर से होती है जहाँ पे हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें पति का नाम डॉन और पत्नी का नाम मोना है। इनके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम है एलिसन और एंड्रयू है। लेकिन इस घर में डॉन की बिल्कुल भी नहीं चलती। घर के सारे बड़े फैसले मोना लेती है और वो जो कहती है सभी को वही करना पड़ता है। मोना ने हर चीज के लिए सख्त रूटीन बना रखा है और रूटीन के बाहर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो ये भी तय करती है कि डॉन और वो कब इंटीमेट होंगे और जब तक मोना का तय किया हुआ समय न हो डॉन उसके पास भी नहीं जा सकता। बेचारा डॉन काफी समय से ये सब झेल रहा है। मोना अपने बच्चों के साथ भी बिल्कुल ऐसी ही है। वो उन्हें हमेशा सबसे आगे रहने और कभी किसी से हार ना मानने की सीख देती रहती है। इन सब चीजों से डॉन हमेशा परेशान रहता है, लेकिन वो जानता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि डॉन कई बार रात को मोना के करीब आने की कोशिश भी करता है, लेकिन मोना हर बार उसे ये कहकर दूर कर देती है कि अभी सही समय नहीं आया। इसी वजह से डॉन हमेशा उदास रहने लगता है, क्योंकि मोना उसकी भावनाओं और फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करती। इसीलिए डॉन अपना ज्यादातर समय अपने फर्नीचर की दुकान में बिताता है। हालांकि वो मोना की हर बात इसलिए भी मानता है क्योंकि दुकान में लगे सारे पैसे मोना के पिता ने दिए थे, यानी असल मायने में दुकान के असली मालिक मोना है और डॉन वहाँ केवल एक वर्कर की तरह काम करता है। लेकिन इस बात को मोना कभी भी जाहिर नहीं होने देती, इसीलिए सभी लोग डॉन को ही मालिक समझते हैं। वहीं एक दिन डॉन अपनी दुकान पर नए स्टाफ के लिए नोटिस लगाता है। अगले दिन वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम डस्टी है। वो बेहद ही खूबसूरत होती है। जैसे ही डॉन उसे देखता है वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और तुरंत उसे नौकरी पर रख लेता है। तभी हम डॉन के दोस्त ले को देखते हैं। ले भी डस्टी को देखकर दीवाना हो जाता है। वो लगातार उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहता है। डॉन उसे समझाता है, लेकिन ले हंसते हुए कहता है कि दिन भर काम करने और बीवियों की बातें सुनने के बाद किसी खूबसूरत चेहरे को देखना भी जरूरी है। कम से कम इससे काम करने का मन तो लगा रहता है। इसी बीच हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसने अभी भी किसी का खून किया है। तभी उसके सामने टीवी पर एक विज्ञापन चलने लगता है और ये विज्ञापन किसी और का नहीं बल्कि डॉन का होता है। वो अपने फर्नीचर और स्टोर का प्रचार कर रहा होता है। टीवी पर डॉन को देखते ही वो खूनी डॉन को अपना अगला टारगेट बनाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद वो डॉन और उसके परिवार का पीछा करने लगता है। हालांकि डॉन और उसके परिवार को इसकी भनक तक नहीं होती। डॉन अपनी फैमिली और दुकान में व्यस्त रहता है, लेकिन उसका ज्यादातर ध्यान अब डस्टी पर होता है। वो किसी भी तरह उसके करीब जाना चाहता है। धीरे धीरे डस्टी भी उसकी भावनाओं को समझ जाती है। वहीं एक दिन दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद उनका अफेयर भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों मिलने जुलने भी लगते हैं। इन सब चीजों से डॉन अब पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगा था। उसका मूड काफी अच्छा रहता है और वो अपने काम पर पहले से भी ज्यादा ध्यान देने लगा था। लेकिन इसी बीच मोना भी उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि डॉन ही उसे इग्नोर करने लगा था। सब कुछ डॉन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन उसके घर पर एक पार्टी होती है जहाँ डस्टी भी पहुँचती है, जो अचानक डॉन को एक चौंकाने वाली बात कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही डॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबरा कर पूछता है, क्या तुमने पिल्स नहीं ली थी? डस्टी साफ मना कर देती है। तब डॉन उसे एबॉर्शन कराने के लिए कहता है, लेकिन डस्टी ये कहकर इनकार कर देती है कि वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। अब डॉन की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो तुरंत अपने दोस्त ले के पास जाता है और सारी बात बता देता है। ले उसे सलाह देता है कि कुछ पैसे देकर डस्टी का मुंह बंद कर दो। उसके मुताबिक अगर उसने जानबूझकर पिल्स नहीं ली तो इसका मतलब साफ है कि वो एक गोल्ड डिगर है। ले बताता है कि आजकल ऐसी लड़कियां अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाकर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करती है और उसे पूरा यकीन था कि डस्टी भी वैसे ही है। उधर डस्टी सीधे मर्फी नाम के एक गैंगस्टर के पास पहुंचती है। यही वो आदमी था जो इतने दिनों से डॉन के पीछे कर रहा था। अब सच्चाई सामने आती है कि ले बिल्कुल सही था। डस्टी सच में एक गोल्ड डिगर थी, क्योंकि मर्फी अमीर और शादीशुदा मर्दों को निशाना बनाता था। वो डस्टी को उनके करीब भेजता, फिर दोनों मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करते और मोटी रकम वसूलते। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि डस्टी कहीं न कहीं डॉन को सच में पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ डॉन भी गहरी उलझन में था। अगली बार जब वो डस्टी से मिलता है तो वो उसे अपनी पूरी स्थिति बताता है। वो कहता है कि वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं और वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए हमारा रिश्ता शायद अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। इतना कहकर डॉन डस्टी को $13,000 दे देता है। ये देखकर डस्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसी लड़की हूँ जिसे पैसे देकर भेज दोगे? मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं चाहते तो ठीक है। इतना कहकर वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती
जाती है। लेकिन जैसे ही मर्फी उन पैसों को देखता है वो भड़क उठता है। वो डस्टी पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसे जल्द से जल्द डॉन से $25,000 और निकलवाने होंगे। इतने पैसों से उनका कुछ भी बनने वाला नहीं था। मजबूर होकर डस्टी एक बार फिर डॉन को ब्लैकमेल करने लगती है। अब डॉन की परेशानियां और बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। काफी सोचने के बाद उसे लगता है कि अब सब सच मोना को बता देना ही सही रहेगा। डॉन हिम्मत जुटाकर मोना के पास जाता है। उसे डर था कि मोना का रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन फिर भी वो सारी सच्चाई बता देता है। मोना शांत होकर एक एल्बम निकालती है और उसे देखने लगती है। उसकी ये खामोशी डॉन को और ज्यादा डरा देती है। फिर मोना उससे पूछती है, क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? डॉन तुरंत कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही मोना का असली रूप सामने आ जाता है। वो डॉन पर बुरी तरह चिल्लाने लगती है, उसे अपमानित करती है और याद दिलाती है कि आज उसके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ उसकी और उसके पिता की वजह से है, वरना उसके पास न घर होता, न कारोबार और न ही 2 वक्त की रोटी। गुस्सा शांत होने के बाद मोना कहती है कि डस्टी जैसी औरतें आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी कर लो वो बार बार वापस आएगी और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। इसीलिए डॉन मोना के कहने पर डस्टी को फोन करता है और पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। डस्टी साफ कहती है कि उसे $20,000 और चाहिए। ये सुनते ही डॉन फोन काट देता है। तभी मोना उसे घूरते हुए एक खतरनाक फैसला सुनाने लगती है। यहाँ मोना डॉन को समझाती है कि डस्टी उसे यूं ही परेशान करती रहेगी। उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ता है, या तो डस्टी को खत्म कर दे या फिर मोना को तलाक दे दे। लेकिन तलाक का मतलब होगा अपना परिवार, बच्चे, घर, गाड़ी सब कुछ खो देना। ये सोचकर डॉन गहरी उलझन में पड़ जाता है। वो किसी की जान नहीं लेना चाहता, लेकिन मोना उसकी एक भी नहीं सुनती। मोना लगातार उस पर दबाव बनाती रहती है। उसे पता था कि डस्टी आज रात पैसे लेने आने वाली है, इसीलिए वो डॉन को एक दवा देती है और कहती है कि इसे डस्टी के ड्रिंक में मिला देना। डॉन डरा हुआ था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रात को डॉन अपने ऑफिस पहुंचता है। थोड़ी देर बाद डस्टी भी वहां आ जाती है। डॉन उसे ड्रिंक देता है जिसमें वो दवा मिला चुका होता है। जैसे ही डस्टी वो ड्रिंक पीती है उसे चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ मोना पहुंच जाती है। वो डॉन से कहती है कि डस्टी को उठाओ और घर ले चलो। डॉन मजबूरी में वैसा ही करता है। वो दोनों डस्टी को घर ले आते हैं। हालांकि डस्टी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। ये देखकर डॉन और ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मोना अब क्या करने वाली है। तभी मोना उसे एक हथौड़ा लाने के लिए कहती है। डॉन कांपते हुए हथौड़ा लाता है। मोना कहती है कि डस्टी को मारकर बेहोश कर दो। ये सुनकर डॉन के हाथ पैर थरथराने लगते हैं। जब डॉन ऐसा नहीं कर पाता तो मोना खुद हथौड़ा उठाती है और एक ही वार में डस्टी को मार देती है। लेकिन उसका गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। वो डस्टी के लाश को अंदर ले जाती है और उसे ठिकाने लगाने लगती है। ये सब देखकर डॉन बुरी तरह कांपने लगता है। उसके लिए ये मंजर बेहद डरावना था। समय बीतता जाता है, कई दिन गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ मर्फी डस्टी के अचानक गायब हो जाने से बेहद परेशान था। वो उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करने लगता है। एक दिन डॉन अपने घर पर था, तभी उसने खिड़की से बाहर देखा मर्फी उसके बेटे से बात कर रहा था। ये देखकर डॉन तुरंत बाहर भागता है, लेकिन तब तक मर्फी जा चुका होता है। हालांकि वो डॉन के बेटे को एक चिट्ठी देकर गया था। उस चिट्ठी में लिखा था कि वो डॉन से मिलना चाहता है और डस्टी के बारे में बात करनी है। ये पढ़कर डॉन की घबराहट और बढ़ जाती है। वो जानता था कि अब मर्फी से मिलना ही पड़ेगा। उस रात डॉन क्लब पहुँचता है जहाँ मर्फी उसका इंतजार कर रहा था। मर्फी सीधे पूछता है कि डस्टी कहाँ है। जॉन झूठ बोलते हुए कहता है कि डस्टी उस रात उसके पास आई थी। उसने उसे $20,000 दे दिए थे और उसके बाद वो कहाँ गई उसे कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डस्टी को कोसने लगते हैं। उनका मानना था कि पैसे मिलते ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। सभी को यही लगता है कि डस्टी पैसे लेकर भाग गई, लेकिन मर्फी डॉन से कहता है कि जो $20,000 डस्टी लेकर गई है वो अब डॉन को दोबारा देने होंगे। ये सुनकर डॉन के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत घर जाकर सारी बातें मोना को बताता है। हैरानी की बात ये थी कि मोना घबराने की बजाय खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैंने पहले ही कहा था, ये लोग बातों से नहीं मानेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मोना अपनी नई योजना बताती है। वो डस्टी की लाश मर्फी के घर में रख देगी ताकि पुलिस को लगे कि मर्फी ने ही उसका कत्ल किया है। इससे सारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएगी। डॉन ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि मोना इतनी आसानी से ये सब कैसे सोच लेती है। लेकिन मोना उसे चुप रहने के लिए कहती है और सारा काम अपने ऊपर ले लेती है। रात होते ही दोनों मर्फी के घर पहुंच जाते हैं। डॉन बाहर गाड़ी में ही इंतजार करता है, जबकि मोना डस्टी के लाश के टुकड़े लेकर अंदर चली जाती है। वो उन्हें मर्फी के फ्रिज में छिपा देती है। इसी दौरान मर्फी का एक साथी घर लौट आता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है, लेकिन वो थोड़ी देर में चली जाती है। जब वो आदमी घर के अंदर आता है तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। मोना समझ जाती है कि अब वो पकड़ी जा सकती है, इसीलिए वो तुरंत किचन से चाकू उठाती है और उस आदमी पर हमला कर देती है। घायल होकर वो गिर पड़ता है और मोना वहाँ से भाग निकलती है। हालांकि वो
आदमी अभी भी जिंदा था। वो तुरंत मर्फी को फोन करके सारी बात बता देता है। उधर घर से निकलते समय मोना पुलिस को भी कॉल कर देती है और कहती है कि मर्फी के घर से काफी आवाजें आ रही है। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर के बाद मर्फी घर पहुँचता है। अंदर आते ही उसे अपने साथी की लाश मिलती है। वो बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वो फ्रिज खोलता है जहाँ अंदर डस्टी की कटी हुई लाश रखी होती है। मर्फी कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। मर्फी का दूसरा साथी घबराकर पुलिस पर गोलियां चला देता है। ये देखकर पुलिस उसे मार गिराती है, लेकिन इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मर्फी घर के नीचे बने गुप्त रास्ते से भाग निकलता है। दूसरी तरफ डॉन लगातार मोना के बारे में सोचकर परेशान होने लगता है। एक दिन वो हिम्मत करके मोना से पूछता है कि आखिर वो इतनी बेरहमी से ये सब कैसे कर पाई। क्या उसके बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे इतना कठोर बना दिया है। ये सुनते ही मोना का चेहरा बदल जाता है। वो ठंडे आवाज में कहती है कि उसके माता पिता ने उसे हमेशा प्यार दिया है और डॉन को दोबारा ऐसा सवाल पूछने की गलती नहीं करनी चाहिए। फिर वो डॉन को धमकाते हुए कहती है कि उसने अगर फिर से ये बात छेड़ी तो उसका भी वही हाल होगा जो डस्टी के साथ हुआ था। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बेडरूम में आकर डॉन चुपचाप बैठ जाता है। अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वो चाह कर भी मोना को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि मोना उसे मार डालेगी। अगले दिन पुलिस उसके घर पहुँचती है। वो डॉन से पूछताछ करते हैं और बताते हैं कि उसकी एक वर्कर डस्टी का कत्ल हो गया है। अच्छी बात ये थी कि एक आरोपी पकड़ा जा चुका है, लेकिन दूसरा अभी भी फरार है। इसके बाद पुलिस वाला डॉन से पूछता है कि कई लोगों ने बताया है कि डस्टी रात में भी उसकी दुकान पर काम करने आती थी। ये सुनकर डॉन घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब सच्चाई छिपाना मुश्किल है, इसीलिए वो पुलिस वालों को अपने और डस्टी के अफेयर के बारे में बता देता है, लेकिन साथ ही अनुरोध करता है कि ये बात मोना को ना बताई जाए। इसी दौरान पड़ोसी का कुत्ता अचानक घर के अंदर आ जाता है। मोना गुस्से में उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और धमकी देती है कि अगर वो दोबारा घर में घुसा तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। सभी लोग इसे मजाक समझकर हंस देते हैं, लेकिन डॉन जानता था कि मोना मजाक नहीं कर रही है। अगले दिन एंड्रयू की बर्थडे पार्टी होती है। घर मेहमानों से भरा हुआ था। तभी डॉन फ्रिज खोलता है और नीचे उसे पड़ोसी का मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि मोना ने सचमुच उसे मार दिया है। उधर बाहर एंड्रयू ले के बेटे के साथ खेल रहा होता है, लेकिन एंड्रयू हार जाता है। ये देखकर मोना काफी ज्यादा गुस्सा हो उठती है। वो ले के पास जाकर आरोप लगाती है कि उसका बेटा चीटिंग करता है। इतना ही नहीं, वो ले की पत्नी का भी अपमान करने लगती है। ये सब मोना की बेटी देख रही थी। वो अपनी माँ की नकल करते हुए अपने भाई के हाथ से स्टिक छीन लेती है। ये देखकर मोना खुश हो जाती है, लेकिन डॉन समझ जाता है कि मोना धीरे धीरे अपनी बेटी को अपनी ही जैसी बना रही है और उसका बेटा भी इस माहौल में टूट सकता है। यहाँ पे डॉन एक खतरनाक फैसला करता है। वो गैरेज में जाकर बिजली के तार ढीले कर देता है ताकि स्विच ऑन करते ही शॉर्ट सर्किट हो जाए। इसके बाद वो गैस भी खोल देता है, जिससे पूरा गैरेज गैस से भर जाता है। सब कुछ तैयार करने के बाद वो बाहर आता है और मोना से कहता है कि क्या वो उसके लिए गैरेज से कुछ ला सकती है। मोना बिना देर किए वहाँ चली जाती है। डॉन बाहर निकल आता है। वो जानता था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। जैसे ही मोना गैरेज के अंदर स्विच ऑन करती है, जोरदार धमाका होता है। भयानक विस्फोट में मोना की मौत हो जाती है। समय बीत जाता है। कुछ समय बाद हम डॉन को अपने बच्चों के साथ एक शानदार घर में देखते हैं, क्योंकि अब वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो चुका था। उसे मोना की संपत्ति और इंश्योरेंस दोनों के पैसे मिल चुके थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उनके जीवन में कोई सख्त नियम नहीं थे। डॉन और उसके बच्चे आखिरकार आजाद थे। इसी खुशी के साथ डॉन अपने बच्चों को कार में बैठाता है और नई जिंदगी को और निकल पड़ता है। तभी हम मर्फी को देखते हैं जो अपनी बाइक पर सवार होता है। अब उसे भी सब कुछ पता चल चुका था कि डस्टी को किसने मारा था, इसीलिए वो डॉन के कार का पीछा करने लगता है। कुछ ही देर के बाद हमें 2 गोलियों की आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद क्या हुआ ये फिल्म हमें नहीं दिखाती, लेकिन इतना जरूर समझ आ जाता है कि डॉन का अतीत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और इसी रहस्यमय मोड़ के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।